हाँ, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल नोड्स, नोडल पॉइंट्स, नोडल प्लेन्स, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल प्रेजेंट एंड वेरियस कर्व्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तब तक हम लोग डिटेल्स यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स इनकी डी ब्रॉगली की क्या अवमानना थी, क्या इनकी सोच थी। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ऑल मटेरियल पार्टिकल पजेज वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। यहाँ पे डुअल नेचर आपको मान कर चला गया है कि जितने भी मटेरियल हो पजेज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ नेचर को यहाँ पे बात मान के चली जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग जितने जितने करेक्टर है सबको अलग अलग प्रूफ करने का, किसी में वेव माना गया है, किसी में पार्टिकल मान करके चला जा रहा है। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एम आपका मास है, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, या एच इक्वल टू वी, एच अपॉन पी। यहाँ पे एम इंटू वी है, दैट इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज योर मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी मीन्स वेवलेंथ इक्वल टू, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को ही हम लोग कहते हैं मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। जब भी किसी वेव को हम लोग बनाते हैं तो वेव में सबसे पहले एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, जिसको हम लोग देखेंगे बार बार से। जैसे तो वेव नेचर के रेफरेंस से सपोज करो ये आपका वेव्स है, इस वेव्स में हम लोग देखते हैं ये वेव्स का आपका इस तरह से इसका नेचर है, और इस नेचर में हम लोग देखते हैं कि ये जो तरंगे हैं जो चलती हैं इस तरह से, ऊपर जो बनता है इसको हम लोग ट्रॉट कहते हैं, और नीचे वाले डिस्टेंस को हम लोग क्रिस्ट कहते हैं। ऊपर जो डिस्टेंस है ट्रॉट होता है, दैट इज योर क्रिस्ट होता है। ये भी आपका ट्रॉट हो गया और नीचे आपकी जाएगी क्रिस्ट हो जाएगी। इस तरह से कोई भी वेव जो चलती है यहाँ पे ओरिजिन है, हाफ डिस्टेंस आपका एबव द प्लेन और हाफ डिस्टेंस पूरा बिलो द प्लेन। यहाँ पे टोटल वन कंप्लीट साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, मीन्स ओ से लेकर के यहाँ पे टी पे गया और टी से लेकर के यहाँ से तक ये आपकी वन साइकिल कंप्लीट हुई है। इसमें जितना डिस्टेंस ओ से लेकर के यहाँ तक कवर की है दैट इज योर लैम्डा, और इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। एक किसी भी वेव का वेवलेंथ है, किसी भी तरंग का वेवलेंथ है। या तो ट्रॉट से ट्रॉट के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको भी हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ भी आपको लैम्डा की तरह इसको एज्यूम किया गया है। या तो क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको भी हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं, मीन्स क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को भी लैम्डा कहते हैं। ट्रॉट से ट्रॉट के बीच में भी जो डिस्टेंस है उसको भी लैम्डा कहते हैं। या वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो भी आपकी लैम्डा है। चूँकि लैम्डा जिसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ये आपकी वेवलेंथ है। एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है इसलिए इसकी यूनिट को हम लोग लिखते हैं मीटर में, इसको हम लोग यूनिट में मीटर में रखते हैं। अगर इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर पूछा था तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिखाई गई, जो डिस्टेंस आपकी दिखाई गई है ओ से लेकर टी तक, देन टी से लेकर सी तक, देन टी तक पहुँचे। इस एक्सिस के ऊपर जो मैक्सिमम हाइट इसने जो अटेन किया है वेव्स ने, जो मैक्सिमम हाइट जो तरंग ने अपने जो गेन किया है, इस मैक्सिमम हाइट को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जो होती है ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने वाले को ही बोला जाता है। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जो डिस्टेंस अटेन किया है दैट इज योर एम्पलीट्यूड। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लग रहा है वेव्स को दैट इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय द वेव्स टू कंप्लीट वन साइकिल। और एक सेकेंड में इस तरह की कितनी साइकिल कंप्लीट हो सकती है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम पीरियड को हम लोग टी से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। और फ्रीक्वेंसी को कहीं के आपको एन से भी दिखाया जाता है।
और इनके बीच में जो रिलेशन है टाइम पीरियड इजकल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, या फ्रिक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, या हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इजकल टू 1। फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इजकल टू 1, ये आपके डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं। केमिस्ट्री में हम लोग फ्रिक्वेंसी को म्यू से दिखाते हैं, म्यू म्यू दैट इज योर फ्रिक्वेंसी, म्यू दैट इज योर फ्रिक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है, दैट इज योर फ्रिक्वेंसी। इसमें एक टर्म आता है म्यू बार, म्यू बार मीन्स इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर को हम लोग दिखाते हैं म्यू बार से। और भी आपका हो जाएगा वेलोसिटी, भी मीन्स वेलोसिटी, और एम को हम लोग दिखाते हैं मास से, मास होता है, और एच आपका है प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो फार्मूले में हम लोगों ने क्या देखा कि लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, एम इंटू वी, दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ पे m इंटू वी के स्थान पे हम लोग p भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा नया फार्मूला जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यू हमको दी रहेगी उस तरह से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। यदि एच की वैल्यू, एम की वैल्यू, वी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स 1 2 3 4 4 टर्म से कोई भी 3 टर्म यदि आपको ज्ञात हो तो चौथा टर्म को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, यदि मोमेंटम हमको दिया गया है, लैम्डा एच दिया गया है, एच तो मालूम होगा चूँकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सरकमफरेंस, किसी भी सर्कल का सरकमफरेंस है, टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है इसको हम लोग कहते हैं 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2 पाई आर, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस। तो यहाँ पे दिया गया है द सरकमफरेंस of the nth orbit is equal to n times of the wavelength of electron, that is 2 pi r n is equal to n into lambda, where number of waves is equal to n, where n is your principal quantum number। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, लैम्डा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन भी वोल्ट्स। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, लैम्डा जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला बनाया गया है। मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर इस डिस्टेंस की यूनिट है। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ये अलग अलग यूनिट है जिसको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको शो किया गया है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन कन्फर्म बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, जो तरंग नेचर है, अभी हम लोगों ने जो देखा, हैज बीन कन्फर्म बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ हो गया कि जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर कैसे पाया जाता है, वो कन्फर्म करके इन्होंने बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मतलब जिसका कोई निश्चित ही न हो, किसी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू यदि हमको कन्फर्म नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, और एकेडमिक में भी बहुत इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें मेन फार्मूला है जो कि कई तरह से आपको सॉल्व करके पूछे जाते हैं। बच्चों को इस पर बिल्कुल ही अटेंशन, सावधान होकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यू को कभी इधर से ट्रांसफ़र करके उसकी वैल्यू को अलग मैनर से दिखाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें कह रहा है कि किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ ज्ञात करना असंभव है, या एक साथ ज्ञात करना अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इसको एक साथ हम लोग एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं। मीन्स यदि हम लोग मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन सही नहीं होगा,
और पोजीशन को यदि सही करते हैं तो मोमेंटम सही नहीं होगा। इसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब सर्टेन ही नहीं है, यदि आप पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंटम आपका रंग हो सकता है, और मोमेंटम सही कैलकुलेट करते हैं तो पोजीशन आपका रंग हो सकता है। इफ वन ऑफ देम इज मेजर्ड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, यदि एक को तुमने बहुत अच्छे से एक्यूरेट किया, अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट, तो दूसरे की एक्यूरेसी कम हो जाती है। मीन्स दोनों की एक्यूरेसी एक साथ ज्ञात करना अनसर्टेन है, इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। यहाँ पे फार्मूले में आपको दिखाया गया है। फार्मूले में हम लोग देखते हैं कि डेल्टा एक्स यहाँ पे लिखा गया है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 इंटू पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, ये पोजीशन है। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, ये पोजीशन को बताता है, ये डायरेक्टली पोजीशन को बताता है। और डेल्टा पी आपका क्या है, ये मोमेंटम, ये मोमेंटम को बताता है। मोमेंटम मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर, ज़्यादा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, इसके एच अपान 4 पाई, वेयर एच इज योर कांस्टेंट एंड नोन एज द प्लैंक कांस्टेंट, 4 इज आल्सो इज 4 एंड पाई इज योर कांस्टेंट, दैट इज 22/7। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कैलकुलेट करके डायरेक्ट इस पर फार्मूला देते हैं। कभी कभी स्टूडेंट को एक ही फार्मूला मालूम होता है, अब फार्मूले में क्या करते हैं, फार्मूले को चेंज करके पूछते हैं। यहाँ मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में उसको ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद फार्मूले को पूछते हैं। तो इस पर हमको तैयार रहना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। इस फार्मूले को मैं आल्सो एडवांस फार्मूला लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही फार्मूला है। इस फार्मूले को पूछ देते हैं तो बच्चे कहते हैं ये फार्मूला तो है ही नहीं हमारे बुक में, तो यहाँ से रॉन्ग होने की पोजीशन ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं एम को यहाँ से हटा कर ट्रांसफर करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू ए एम आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका सबसे पॉपुलर फार्मूला है और ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है। मीन्स डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम, एच अपान 4 पाई एम, या इसको हम लोग लैम्डा फॉर्म ले सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा, लैम्डा इज योर वेवलेंथ इज ग्रेटर आर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा लैम्डा मीन्स चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू आर ग्रेटर देन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। लैम्डा इज योर वेवलेंथ, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, where delta x is uncertainty is principal, delta x is equal to uncertainty in position, uncertainty in position means position आपका फिक्स नहीं है, position में uncertainty है, and delta p यूज uncertainty in momentum, uncertainty in momentum, uncertainty in momentum, delta v uncertainty velocity, delta v means uncertainty in velocity, and delta lambda is uncertainty is wavelength, uncertainty in wavelength हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, आपका लैम्डा क्या है, वन कंप्लीट साइकिल चलने में जो डिस्टेंस कवर करते हैं दैट इज योर वेवलेंथ, या ट्रास से ट्राट के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज वेवलेंथ, या क्रिस से क्रिस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा है जो हाइजेनबर्ग और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, मीन्स
एक ही समय पे एग्जैक्ट टाइम पे साइमल्टेनियस टाइम पे एट द सेम टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेट ज्ञात करना असंभव है। यदि हम पोजीशन सही से ज्ञात करते हैं तो मोमेंटम हमारा गलत होगा, यदि मोमेंटम सही ज्ञात करते हैं तो पोजीशन हमारा गलत होगा। मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is greater or equal to h upon 4 pi, where delta x change in position, delta p momentum change in momentum is greater or equal to h upon 4 pi। मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी, मीन्स मास इंटू वेलासिटी एम बी, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी होता है। दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस एम को ट्रांसफर करके हम यहाँ डिनोमिनेटर इसके साथ भेजते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका एडवांस लेवल का फार्मूला है जो कि IIT जेई नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो इतने सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूलों के यदि आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गलत होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। डायरेक्ट आपके इससे फार्मूले पूछे जाते हैं कि विच फार्मूला इज द करेक्ट फॉर द हाइजेनबर्ग और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको इसमें फार्मूले को सब ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहले आपसे जान जाओ कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, तो m इक्वल टू यहाँ पे जो m दिखाया गया है, m इक्वल टू मास ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। m जो है मास ऑफ माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन तो आपका वैसे भी माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू योर वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू योर वेवलेंथ। हाइजेनबर्ग रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्बिट बाय दैट ऑफ द ऑर्बिट। इसने क्या किया, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को चेंज करके, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को चेंज करके इसने क्या बताया था, ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसने कहा था ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को इसने बदल करके क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम हो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक एंड कंपटीशन लेवल। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर एडवांस वर्जन है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज सेंट्रल इक्वेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स से पूरा हलचल मचाने वाला इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग साई बोलते हैं, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना ही कम है। फिर से हम लोग देखते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। वेयर साई है जो वेव फंक्शन, साई आपका वेव फंक्शन है या फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड। ये तीन एक्सिस पे दिखाए गए, एक्स वाई जेड तीनों आपके एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में एक्स वाई जेड हम लोग यूज किए हैं। साई आपका वेव फंक्शन है और साई स्क्वायर को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स, मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम हो उसको हम लोग कहते हैं साई स्क्वायर, और साई को हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज साई एंड व्हाट इज साई स्क्वायर। तो साई आपका ध्यान दीजिएगा वेव फंक्शन है और साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ज़्यादा हो। ई आपका टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, बी आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। अभी आप देखते हैं इस सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन लीड्स टू इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस सोल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन लीड्स टू द इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफरेंट टाइप के फार्मूले हम लोग रिप्रेजेंट करके अनेकों फार्मूले बनाए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन आर नॉट रियलिस्टिक, मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन आर नॉट रियलिस्टिक आर एक्सेप्टेबल, ओनली फ्यू सोल्यूशन कैन बी एक्सेप्टेड। अगला टर्म करें ई सोल्यूशन साई एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों 3D की बात हो रही है, करेस्पॉन्ड टू ए डिफिनिट एनर्जी
स्टेट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर NLM। एन आपका क्या बताता है, साइज बताता है, एल आपका शेप बताता है, एम आपका ओरिएंटेशन बताता है, एन को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एल को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और एम को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनते हैं। तो और यस के स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पिन की बात नहीं हो रही है, तो इस सोल्यूशन एक्स वाई जो 3D की बात हो रही है, करेस्पॉन्ड टू डिफिनिट एनर्जी स्टेट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एन एल एंड एम। बाई प्रॉपर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन द मेन इक्वेशन इज ब्रोकन इन 2 पार्ट्स एंड सॉल्व सेपरेटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे जो आपका जो प्रॉपर इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0। इसको हम लोग 2 पार्ट में सेपरेटली अलग अलग पार्ट में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट कर रहा है रेडियल पार्ट। पहला पार्ट आपका होता है रेडियल पार्ट, कंटेन्स ओनली आर, कंटेन्स ओनली आर, डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एन एंड एल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडियल पार्ट कंटेन्स ओनली आर, डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एन एंड एल। एंगुलर पार्ट कंटेन्स थीटा एंड फाई, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। एंगुलर पार्ट कंटेन्स थीटा एंड फाई। अब देखिए एंगुलर का मतलब क्या होगा, एंगल, एंगल हम लोग देते हैं थीटा दिखाएंगे तो फाई दिखाएंगे। रेडियल पार्ट में क्या होता है, आर से दिखाते हैं, रेडियल पार्ट को आर से दिखाते हैं। और रेडियल पार्ट हमारा किस पे डिपेंड है, एन और एल, जो हमारे 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं एन एल एम एस, एन एल एम एन एस। तो रेडियल पार्ट हमारा एन और एल पे डिपेंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन प्लीज, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। और एंगुलर पार्ट कंटेन्स थीटा एंड फाई, डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एल एंड एम पे। मतलब रेडियल पार्ट आपका एन एन और एल पे डिपेंडेंट है, और एंगुलर पार्ट आपका एल एन एम पे डिपेंडेंट है। ईच साई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, दैट इज योर ऑर्बिटल। यहाँ पे डिजेनरेट ऑर्बिटल दिया है। डिजेनरेट मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल सेम हो, जिनका एनर्जी लेवल इक्विवेलेंट हो, इसको हम लोग कहते हैं डिजेनरेट, डी ऑर्बिटल। यहाँ डिजेनरेसी की बात की जा रही है। डिजेनरेसी मतलब जिनकी एनर्जी लेवल आपकी सेम हो, इक्वल हो। ऑर्बिटल्स विथ सेम वैल्यू ऑफ n, ऑर्बिटल्स विथ सेम वैल्यू ऑफ n एंड ऑफ द सेम सबसेल आर डिजेनरेट ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपकी सेम हो, मतलब जैसे यहाँ पे 2 2 2 दिया गया है, 2 2 2, तो n यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। n एंड सेम सबसेल, सबसेल में आपके क्या होते हैं, s सबसेल होता है, p होता है, d होता है और f होता है। 4 सबसेल जो होते हैं आपके, यह सबसेल में आपके केवल एक ही ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से जो p सबसेल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो p ऑर्बिटल में आपके जो 3 सबसेल हैं उसको हम लोग कहते हैं px, py एंड pz। तो यहाँ पे दिखाया गया है 2px, 2py और 2pz। इन तीनों की एनर्जी लेवल क्या है, डिजेनरेट है, इक्वल है, इनका एनर्जी लेवल क्या है, इक्वल है। इसी तरह से हम लोग डी ऑर्बिटल देखेंगे। डी में आपके कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी लेवल इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एडवांस वर्जन वाली हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डी ऑर्बिटल आपका कैसे ब्रेक होता है, T2G और EG, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल एंड डबल डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। तो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल में आपकी 2px, 2py और 2pz हैं, जिनकी एनर्जी लेवल आपका सेम है, जबकि इनकी क्वांटम नंबर जो आपके n की वैल्यू है दोनों तीनों में सेम है, 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पे जो p ऑर्बिटल आपको दिखाया गया, एक में px है, दूसरे में py है एंड pz है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो दिखाया गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसका फार्मूला है 4 पाई r स्क्वायर इंटू
कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर. It is probability of finding electron in the region between r and r plus dr. रीजन मतलब क्षेत्र होता है r और r प्लस डी आर, मतलब स्मॉल चेंजिंग और ओरिजिनल के बीच में, जो उनके बीच में जो डिफरेंस होता उस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं. रेडियल नोड्स, नोडल पॉइंट, नोडल प्लेन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है. ये रेडियल नोड मीन्स इट इज जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो. इट इज ए जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो, उसको हम लोग कहते हैं नोड. मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज नोन एज द नोड्स. यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू जीरो, मतलब जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना आर्बिटल क्या हो, जीरो. आर इसको हम लोग कहते हैं आर इंटू आर इक्वल टू जीरो. नोडल पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, नोडल पॉइंट मतलब आर इक्वल टू जीरो वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो. Nodal planes, it is the plane by which the two lobes are separated and electron density is zero is here. क्वांटम नंबर हम लोग डिटेल में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटम नंबर आपका टॉपिक है, एकेडमिक स्टूडेंट के लिए समझे ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है. कंपटीशन लेवल पे भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं. 4 टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर हम लोग देखेंगे. इसका प्रीवियस वीडियो क्वांटम नंबर का हम लोग ऑलरेडी बना भी चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीलिंग की जा रही है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसी भी ऑर्बिटल के साइज को बताता है. ईच वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स सेल ऑफ द ऑर्बिटल. पॉसिबल वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है. एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट डिटरमाइंस शेप एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल. साइज और शेप में डिफरेंस आप समझिए, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि साइज क्या होती है और शेप क्या होती है. शेप आपकी सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, कोनिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और साइज तो हम लोग एक ही बताया, तो बड़ा साइज है तो छोटा साइज, ऐसे बड़ा स्मॉलर या ग्रेटर बता सकते हैं. ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट द सबसेल ऑफ एन ऑर्बिटल. पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1. ये आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिसाइड्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस. किसी भी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन की जो मेजरमेंट करता है, जो वैल्यू को मेजर करता है, दैट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल किधर है, कहाँ पे है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कहाँ पे है, वो m रिप्रेजेंट करता है. पॉसिबल वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को कैलकुलेट, यदि l की वैल्यू हमारी दी गई है तो m की वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको लिखा गया माइनस एल टू एल प्लस वन. मीन्स माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक वैल्यू होती है, जिसमें जीरो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है. तो माइनस एल से प्लस एल तक जीरो को इंक्लूड यदि करते हैं तो एल की वैल्यू यदि गिवन है तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, एम इक्वल टू 2l प्लस 1. अगर 2l प्लस 1 में फार्मूला में एल की वैल्यू पुट कर दे तो एम की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाती है. जैसे यदि हम लोग देखते हैं एल इक्वल टू, यदि एल इक्वल टू हमारा 1 है, यदि एल इक्वल टू हमारा 1 है तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 0 एंड प्लस 1. तो यदि एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3. इसी तरह से यदि एल की वैल्यू हमारी 2 है, यदि एल की वैल्यू हमारी 2 है, जैसे एल इक्वल टू 2, तो एम इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2. मीन्स 1 2 3 4 एंड 5. इस तरह से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि एल इक्वल टू आपका 3 है, एल इक्वल टू 3, तो एम की वैल्यू हो जाएगी एम इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3. मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 वैल्यू आपकी मिलती है. तो 7 कैसे आएगा, 2l प्लस 1 ना. मीन्स यदि एल की वैल्यू 3 रखें मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे भी आ जाएगा 7. तो सारी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं. और नेक्स्ट आपका है स्पिन क्वांटम नंबर. इट डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस. पॉसिबल वैल्यू एम इक्वल टू कितना होगा, हाँ ये तो एम की वैल्यू है. हाँ यस क्या है, क्वांटम नंबर, ये स्पिन को बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्पिन को बताता है. तो स्पिन तो हमारा भैया या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो इसका मतलब टोटल स्पिन हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिलकर जीरो हो जाएंगे. तो मीन्स हाफ आपका क्लॉकवाइज होगा और हाफ आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो यदि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि ऊपर की तरफ तो प्लस हाफ, अब माइनस नीचे की तरफ तो माइनस हाफ. इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू स्पिन स्टेट. पॉसिबल वैल्यू एस इक्वल टू कितना, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ.
सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। सेल को हम लोग दिखाते हैं एन से, इसकी वैल्यू 1 2 3 भी हो सकती है। सबसेल आपका एल से दिखाते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1 2। ऑर्बिटल एम की वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, प्लस माइनस 1 0 0 प्लस माइनस 1 0 0 है ना। ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया गया। यदि एन की वैल्यू हमारी ज्ञात है तो चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपका फार्मूला ऑलरेडी बताया जा रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 4 कैलकुलेट है, n इजकल टू यदि 4 है, यदि n इजकल टू 4 है तो l की वैल्यू हमको मिलेगी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। यदि n की वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 होगा। और m की वैल्यू 0 के लिए 0 होगा, 0 के लिए 0 होगा, और 1 के लिए -1 0 एंड +1 होगा, और 2 के लिए आपका -2 -1 0 +1 एंड +2 होगा, और 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 एंड +2 होगा। मीन्स इतने वैल्यू आपके मिलेंगे m की। अगर एल की वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो m की वैल्यू हमारा इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो हमको मिला था n, हमने निकाल दिया l भी कैलकुलेट कर लिया, m भी कैलकुलेट कर लेंगे। और यस कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जितने भी आपके वैल्यू से मिले सबके नीचे प्लस माइनस हाफ, यहाँ भी आप लिखिए प्लस माइनस हाफ, यहाँ भी आप लिखिए प्लस माइनस हाफ, और यहाँ भी लिखिए प्लस माइनस हाफ। मीन्स ओरिएंटेशन आपका क्लॉक वाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉक वाइज भी हो सकता है। तो सबके लिए हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे प्लस माइनस हाफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर। तो इस तरह से चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि केवल हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्ञात हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वेरियस कर्व के बारे में आपको दिखाया गया है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं। वेरियस कर्व में आपका दिखाया गया है, यहाँ पे आर आपके रेडियल नोड से 1s का दिखाया गया है, यहाँ पे प्लस है, ये आपका रेडियल नोड से एक कर्व आपको दिखा रहा है और एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और इस कर्व को हम लोग कहते हैं 1s का। अब यहाँ पे 2s में देखते हैं, 2s में आपका यहाँ 1 कट है, इस कट का मतलब प्लस एंड माइनस यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या, ये नोडल प्लेन है, नोड्स है। नोड्स मतलब वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो। यहाँ पे आर आर और यह 2p ऑर्बिटल का है, 2p ऑर्बिटल में यहाँ पे प्लस साइन से दिखाया गया, यहाँ पे आर आपका नोट बताया आर आर है और आर के बीच में। इसी तरह से 1s का जो ग्राफ है आर स्क्वायर के बीच में और आर के बीच में खींचा गया है, यहाँ पे आर आर के बीच में खींचा गया था। यहाँ पे आर स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा हो, ये आपका 1s का है, ये आपका 2s का पिक्चर है, ये आपका 2p का है। अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो हमारा जो पिक्चर मिलेगा 1s का कुछ ऐसा होगा, 2s का ऐसा होगा और 2p का ऐसा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/4 पाई इंटू अंडर रूट LL+1, where L is your azimuthal quantum number. Spin angular momentum is equal to h/2 pi into under root SS+1. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट NN+2 BM। BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन। मीन्स यदि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्ञात होगा उसको हम लोग एन से दिखाते हैं, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट NN+2 1 भी वैल्यू या 1 यदि पुट करते हैं तो 1 इंटू 1+2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। यहाँ पे BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन, N इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल 2n², मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इक्वल टू 2 इंटू 12+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू 2, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल इक्वल टू 12+1, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल इक्वल टू n²। रेडियल नोड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटेंशन प्लीज फॉर कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक बोथ स्टूडेंट्स के मैं आगाह करना चाहता हूँ कि रेडियल नोट्स इक्वल टू n-l-1, एंगुलर नोट्स इक्वल टू l, टोटल नोट्स इक्वल टू n-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग दिखाते हैं, यदि 0 होगा l की वैल्यू, यहाँ पे l की वैल्यू 0 होगा तो s ऑर्बिटल, 1 होगा तो p ऑर्बिटल, 2 होगा तो d ऑर्बिटल, 3 होगा तो f ऑर्बिटल, 4 होगा तो g ऑर्बिटल। इस तरह से हम लोगों ने अपने चैनल में देखा केमिस्ट्री इन स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन किया गया है, जो कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह सिद्ध होगा। तो इसलिए आपसे हाईली रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें,
और जितना ज़्यादा हो सके इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का इम्पोर्टेंट कलेक्शन आपको कम से कम समय में बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।